जय हिंद दोस्तों। इस समय जो राजनीतिक भूचाल महाराष्ट्र में मचा हुआ है उसका जवाब अभी किसी के पास भी है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन भाजपा के पास पहुंच रही है और देवेंद्र फडणवीस जो कि पुराने सीएम हैं महाराष्ट्र के, वो जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन सारी मीडिया के सामने आके रख रहे हैं, सारी लोगों के सामने ला के रख रहे हैं, उससे एक बात तो तय है कि महाराष्ट्र पुलिस में कई सारे ऐसे लोग हैं जो विरोधाभास के साथ लेके बैठे हुए हैं और पूरी की पूरी जानकारी वो भाजपा के साथ साझा भी कर रहे हैं। अब देवेंद्र फडणवीस ने कुछ नए आरोप लगाए हैं जो कि इस आर्टिकल के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह का पत्र सामने आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति बहुत गर्म है। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि ट्रांसफर पोस्टिंग का रैकेट चल रहा था। इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास होने के बावजूद उन्होंने इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की। फडणवीस ने इस संबंध में सबूत होने की बात कहते हुए कहा कि वे केंद्रीय गृह सचिव को 6.3 जीबी का डेटा सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि वे आईपीएस और गैर आईपीएस अधिकारियों के कथित ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट से संबंधित कॉल रिकॉर्डिंग और कुछ दस्तावेज का डेटा भी सौंपेंगे। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि ये ट्रांसफ़र वगैरह का क्या होता है, तो जो नेता लोग होते हैं कई बार वो ट्रांसफ़र कराने की एवज में, जैसे कि आपको मान लीजिए अपनी मनमाफ़ी जगह पर ट्रांसफ़र कराना है, तो वो आपसे कुछ पैसा लेंगे और आपका ट्रांसफ़र आपकी मनमाफ़ी जगह पे करा देंगे। हालांकि वो पैसा कुछ नहीं होता, वो कुछ लाखों में होता है। तो फडणवीस का कहना है कि इंटेलिजेंस कमिश्नर ने ट्रांसफ़र का रैकेट पकड़ा। इसमें शामिल संदिग्ध इंटरसेप्ट कॉल्स की रिपोर्ट अगस्त 2020 में महाराष्ट्र के डीजी को भेजी। इस पर चिंता जताते हुए रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेजी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे पास 6.5 जीबी का डेटा है जिसमें सारी की सारी जानकारी मौजूद है। पूर्व मुख्यमंत्री के अनुसार जब डीजी ने इस रिपोर्ट को लेकर जानकारी जुटाई तो बताया गया कि ये गृह मंत्री के पास भेजी गई है। उन्होंने कहा कि मैंने केंद्रीय गृह सचिव से समय मांगा है। आगे उन्होंने कहा कि उनसे मिलने दिल्ली जा रहा हूं और मामले की सीबीआई जांच की मांग करूंगा। एएनआई ने इसको ट्वीट करते हुए बताया कि एलओपी इन महाराष्ट्र असेंबली एंड बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस has sought time from Union Home Secretary to meet him and hand him over 6.3 GB of data of call recordings and some documents pertaining to alleged transfer posting racket of IPS and non-IPS officers of Maharashtra Police। उल्लेखनीय है कि परमवीर सिंह ने उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में आरोप लगाया था कि राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने देशमुख को क्लीन चिट देते हुए कहा था कि जिस समय की बात पत्र में की गई है उस समय देशमुख अस्पताल में भर्ती थे और बाद में होम क्वारंटीन थे। हालांकि पवार के दावे कुछ ही घंटों में गलत भी साबित हो गए। अब एक बात और यहाँ पे समझ में ये आती है कि क्यों आखिर यहाँ पे मंदिरों से पहले पब होटल वगैरह को खोलने की जल्दबाजी की जा रही थी। फडणवीस ने भी देशमुख को लेकर नए सबूत दिए हैं। बीजेपी नेता ने दावा किया कि पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक अनिल देशमुख 17 फरवरी को सह्याद्री गेस्ट हाउस में थे। 24 फरवरी को वे अपने घर से मंत्रालय गए थे। वे क्वारंटीन नहीं थे बल्कि लोगों से लगातार मुलाकातें कर रहे थे। सोमवार को पवार ने दावा किया था कि देशमुख 15 से 27 फरवरी तक नागपुर में थे। पवार ने इसके जरिए ये साबित करने की कोशिश की थी कि इस दौरान मुंबई में वाजे और देशमुख की मुलाकात कैसे संभव, लेकिन इस दावे को देशमुख ने ही गलत साबित कर दिया। उन्होंने बताया कि वे एक प्राइवेट प्लेन से नागपुर से मुंबई गए थे। अब हो सकता है भाई अब देशमुख जी ने जो है शरद पवार को ना बताया हो, उनको कॉन्फिडेंस में ना लिया हो, इसलिए गफलत हो रही हो। क्योंकि अगर उन्होंने उनको शरद पवार को बता दिया होता तो वो इतनी बड़ी गलती तो करते नहीं, बड़े प्रमुख नेता हैं। शरद पवार जी ने ट्वीट किया कि दिस हैज़ बीन ब्रॉट टू माई नोटिस दैट महाराष्ट्र होम मिनिस्टर श्री अनिल देशमुख हु वॉज डिटेक्टेड कोविड पॉजिटिव इन फेब्रुअरी got discharged from hospital on 15th February and advised to be home quarantine from 15 to 27th of February. During this period he was house quarantine. जबकि वो थे नहीं, ऐसा खुद देशमुख साहब ने ही बता दिया। ट्विटर पर एक वीडियो जारी कर देशमुख ने कहा कि नागपुर में 15 फरवरी को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली थी। इसके तत्काल बाद आवश्यक अनुमति और सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए होम क्वारंटीन के लिए मुंबई निकल गए। उनका दावा है कि इसके बाद 27 फरवरी तक वे होम क्वारंटीन में ही रहे थे। तो इस तरह के कुछ दावे हैं जो कि अब निकल के सामने आ रहे हैं और लोग लगातार सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति इस समय चल रही है वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली है। क्योंकि नए खुलासे जो लगातार होकर सामने आ रहे हैं वो खुलासे कोई छोटे मोटे नहीं हैं, बल्कि कई करोड़ों का, कई लाखों का रुपयों का उसमें लेन देन की बात होती है। ये रैकेट जैसे सामने आया, ट्रांसफ़र रैकेट आईपीएस और नॉन आईपीएस अधिकारियों का, इसकी आप बात कर लीजिए, या फिर सचिन वाजे की जो 100 करोड़ की वसूली वाली बात सामने आई उसकी बात कर लीजिए। और अभी सचिन वाजे ने जो नाम लिए हैं, नाम के खुलासे किए हैं, उसके ऊपर तो कोई चर्चा हुई ही नहीं है।
तो जिस तरीके से पूरी बात चल रही है, जो पूरा एक माहौल बना के चीज़ों को ख़राब किया जा रहा है, वो अब हमें दिखा रहा है कि भाई कितनी ज़्यादा गंदगी भर चुकी है इस समय राजनीति। अगर आप राजनीति को बहुत ज़्यादा करीब से देखने जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है आपको और भी ज़्यादा गंदगी इसमें देखने के लिए मिलेगी। भाई अब आप महाराष्ट्र सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो लगा ही नहीं सकते। जो माहौल हम लोगों ने पिछले साल देखा था वो माहौल वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब था कि वहाँ पे पुलिस किस तरीके से लोगों को ट्रीट कर रही थी जो उनके खिलाफ़ बोल रहे थे। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में लोगों ने फिर भी अपनी आवाज़ को ऊँचा रखा और तभी तो देखिए ये सारी चीज़ें निकल के सामने आई हैं। ये कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों का नतीजा है कि जहाँ पे इन लोगों को सही चीज़ें करके सपोर्ट दिखाना चाहिए था वहाँ पे इन्होंने सपोर्ट दिखाया नहीं। लेकिन अब जिन चीज़ों को लेकर ये लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, जिस तरीके से चीज़ों को डील करवा रहे हैं, चाहे आप शरद पवार की बात कर लीजिए, इन्होंने कहा है कि अनिल देशमुख साहब क्वारंटीन में थे, जबकि वो क्वारंटीन थे ही नहीं। भाई आपके खुद के नेता ही आपकी बात को गलत सिद्ध कर रहे हैं, कोई और सिद्ध नहीं कर रहा। तो ऐसे में जब आप लोगों का आपस में ही सामंजस्य सही से नहीं बैठा होगा तो ज़रा 2 मिनट के लिए सोच के देखिए कि आखिर आप कैसे ये चीज़ सोच सकते हैं, कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो पब्लिक है वो आपकी बात को सही तरीके से एक्सेप्ट करेगी। क्योंकि एक तरफ तो आप ये चाहते हैं कि भाई चीज़ें जो हैं बिल्कुल पाक साफ तरीके से चलें, वहीं दूसरी तरफ आप ये भी चाहते हैं कि आपकी इमेज के ऊपर कोई दाग ना उठे। लेकिन आपको काम गलत करना बंद करने नहीं है। भाई आज के समय में जो कई लोग हमें कहते हैं कि आज के समय में देश में डेमोक्रेसी नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति। भाई आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि वो राजनीति से ऊपर उठ के सोच रहा है। भाई हर कोई कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल एजेंडा को सेटिस्फाई कराने के लिए ही यहाँ पे काम कर रहा है। चाहे आप किसी परिवार की बात कर लीजिए, चाहे आप किसी इंडिविजुअल की बात कर लीजिए। कुछ लोग हैं जो कि सन्यासी हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो देश के हित में भी काम कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जितने भी लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपने परिवार के लोगों को फिट करना शुरू कर दिया। तो ऐसे में राजनीति से तो आप बच नहीं सकते। लेकिन वहीं पे जब कई लोग ये कहते हैं कि भाई राजनीति इतनी गंदी चीज़ है, हमें तो उसके बारे में बात भी नहीं करना। भाई आप राजनीति से बिल्कुल भी अछूते नहीं हैं, ये एक बात आपको समझनी होगी। आप चाहे राजनीति में इंटरेस्ट रखें या ना रखें, आपका राजनीति से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पाला तो ज़रूर पड़ेगा ही। इसलिए अच्छा ये होगा कि आप राजनीति के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखें, जिससे कि आपको तय समय पर जब किसी चीज़ को लेकर फैसला लेना हो तब आपके पास कम से कम जानकारी तो हो कि हमें इस बात को लेकर आखिर क्या सोचना है, क्या करना है, किस तरीके से चीज़ को हैंडल करना है। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, जो जिस चीज़ करना चाहता है वो कर सकता है। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर के ऊपर काफ़ी साले समय से सवाल उठ रहे थे कि ये चीज़ों को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं या लोग इनको पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं, इनका बोलने का तरीका। संजय राउत को ही ले लीजिए, कुछ भी बोल देते हैं। तो इस तरीके से लोग जो हैं इन चीज़ों को अब हैंडल कर नहीं रहे हैं जैसा उनको करना चाहिए, इसीलिए क्योंकि उनके पास अब जानकारी है, जानकारी का अभाव नहीं। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता था मैंने बता दिया होगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।